हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारी विज़न के अप्रैल मंथ के कुछ 3 या 4 दिन के मैगज़ीन कुछ पेंडिंग थी, तो हम उसको कवर कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं 25 एंड 26 अप्रैल की कवर कर रही हूँ। बाकी बचे हुए तो 3-4 दिन है, उसको भी मैं ऐसे एक दो दिन में बीच में कवर कर दूँगी, बिकॉज़ काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट है। हाउएवर मुझे पता है कि इस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, बट एटलीस्ट जो देख रहे हैं एटलीस्ट वो तो देखें। तो खैर, इसकी हम फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, जो इंश्योरेंस गेट नोट टू इन्वेस्ट इन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउड कर दिया कि आप डेप्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो डेप्ट सिक्योरिटीज जो किन के द्वारा इशू की गई है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा या फिर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा। अब हम इन दोनों में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो, आपको आई थिंक नाम से समझ में आ रहा होगा। अगर आप डायरेक्ट क्या करना चाहते हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना पा रहे हो, तो ये उसके लिए है। और रियल इस्टेट पर्टिकुलरली स्पेशली रियल इस्टेट के लिए, फाइन। तो सिंपल बात है, जैसे आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपको अपना रिटर्न लगेगा। अपने 100 रुपये भी 2 रुपये कमा लिए, 5 रुपये में कमा लिए, तो वो 5 रुपये एज एन प्रॉफिट आप इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है या फिर एक तरह का म्यूचुअल फंड्स की तरह है, जिसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटा सा अमाउंट ऑफ मनी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, सो दैट वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम एज अ रिटर्न अमाउंट कर सके। ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करता है, अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। फाइन। इसके अलावा जो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, ये कंपनी होती है जो क्या करती है, मेनली जो इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बड़े बड़े यार इतने प्रोजेक्ट्स बनते हैं, फाइन, जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, तो वो कंपनी होती है दैट ओन्स, ऑपरेट्स और फाइनेंसेस इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो लार्ज स्केल इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रेगुलर इनकम जनरेट करती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएशन, मतलब कि सिंपल बात ये है कि हर महीने आप, मतलब कि म्यूचुअल फंड की तरह नहीं है, फाइन। ये रेगुलर इनकम आपकी जनरेट करेगी और इसको भी SEBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, फाइन। देखो, अभी जो IRDAI ने इनको अलाउ कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि वो उन डेप्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा को होएगा, जो भी पोर्टफोलियोज़ की जो यील्ड है वो ओवरऑल यील्ड इंप्रूव होएगी और लॉन्ग टर्म फंडिंग भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को या फिर रियल इस्टेट सेक्टर को, फाइन। अब जरा हम RDI की इस नोट को हाईलाइट देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज होंगी वो क्या कर सकती है, इनविट्स या फिर रेट्स के किसी भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी रेटिंग की हो। आपको पता है हर एक को रेटिंग किया जाता है, फाइन। जो डिफरेंट रेटिंग कंपनीज होती है वो रेटिंग इसलिए देती हैं, ठीक है, सो दैट हम देख सकें कि कौन सी जो कंपनी है उसकी कितनी हेल्दी नेचर है, फाइन। इसके अलावा इंश्योरेंस 10% से ज़्यादा किसी भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी भी सिंगल कंपनी के। समझ में आ गया? मतलब कि ये नहीं कि आपने टाटा बिरला के सभी में इन्वेस्ट, नहीं, आप 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 75% जो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है वो आपको AAA रेटेड एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना होगा। ऑफकोर्स यार, जितनी हेल्दी नेचर है तो आप इसमें ज़्यादा करो। 25% आप इन्वेस्टमेंट किसी और रेटिंग में कर सकते हो, AA या फिर इवन A नेगेटिव में भी कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक आपको IRDAI के बारे में पता ही होगा, ये ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका काम यही कि जो भी इंश्योरेंस या फिर री इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारी इंडिया को, उसको मैनेज करते हैं और रेगुलेट करते हैं, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर रेस्ट्रिक्ट्स यूज़ ऑफ द लिक्विड ऑक्सीजन फॉर ओनली मेडिकल पर्पसेस। तो गाइस, आपने देखा है कोविड चल रहा है, तो किस तरह ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन में कितनी ज़्यादा डिमांड कितनी हुई है और बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिला। तो इसलिए क्या किया है सेंटर ने, टेम्प्रेरी क्या कर दिया कि लिक्विड ऑक्सीजन का आप कहीं और यूज़ मत करो फॉर एनी प्रोडक्शन अदर देन ओनली, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया मेडिकल पर्पज़ के लिए। अभी क्या यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लिक्विड ऑक्सीजन के यूज़ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया फॉर नॉन मेडिकल पर्पज। मतलब कि जैसे आप ऑक्सीजन का यूज़ करके स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हो या कोई भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो उनको अभी क्या कर दिया है, उसको मना कर दिया है और बोला है कि सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे मेडिकल पर्पज़ के लिए, फाइन। और इसको इमीडिएट इफेक्ट में लेके आया गया, ठीक है। मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है और स्टोर की जाती है लो टेम्परेचर पे वेसल्स में, स्टोरेज टैंक्स में। आपने देखा होगा हमेशा सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसको मेडिकल ऑक्सीजन में हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, सो दैट हम उसको ब्रीथ कर सकें। मतलब सिंपल बात यह है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है, जो हम डिफरेंट जिससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो थोड़ा अलग होती है, बिकॉज हम उनको लो टेम्परेचर में क्या
क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन जो आप ऑक्सीजन जो आपको ब्रीदिंग के लिए चाहिए वो एक आपको नॉर्मल टेम्परेचर की ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है हम उसको क्या करते हैं, पहले एक नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं सो दैट यू कैन ब्रीद आउट। ऑफकोर्स आप लो टेम्परेचर की तो ऑक्सीजन को नहीं इनहेल कर पाओगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस की इनहेल कर पाओगे नहीं ना, रूम टेम्परेचर की इनहेल कर पाओगे। तो वही बात है। रीजंस क्या है इतनी ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई क्यों होगी, क्योंकि जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो 10 दिन में 76% बढ़ गई। इसके अलावा क्या होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर हर बंदा होल्ड करने लगा। भाई हर बंदे को अपना डर होता है कि यार मेरे घर में किसी को कुछ ना हो जाए, तो वो बंदा क्या है मतलब कि होल्डिंग करने लगे, जमाखोरी करने लग गया। इसके अलावा जो जितने भी जो गैस प्लांट्स है वो इंडस्ट्रियल जोन्स में रिलेटेड है, जो कि सिटी से थोड़ा दूर है। इस वाला जो मैन्युफैक्चर जो बोटलर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं करना चाहते, मतलब कि नो डाउट डिमांड पड़ रही है लेकिन वो फिर अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस नहीं करे। इसके अलावा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होने की वजह से ऑक्सीजन की वेस्टेज हो रही है। इसके अलावा सिलेंडर्स बहुत कम है, मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी हमारी कम है। एक बार प्रोडक्शन तो हम बढ़ा लें लेकिन हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। इसके अलावा क्या स्टेप्स लेके हैं सो दैट हम ऑक्सीजन की प्रोडक्शन को बढ़ा सके। सबसे पहले क्या किया, जो प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन प्लांट्स है ऑक्सीजन प्लांट्स को इंस्टॉल किया गया सो दैट हम क्या कर सके, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक एयर को यूज़ करके हम क्या कर सके। ऑफकोर्स आपको पता है जो एटमॉस्फेरिक में देखो O2 डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स को हम इंस्टॉल करेंगे जिससे हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर की एयर को डायरेक्टली यूज़ करके उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उसमें से नाइट्रोजन को। फाइन। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हमने एनकरेज किया कि आप मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करो। इसके अलावा हम इंपोर्ट्स पे भी देख रहे हैं। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो कैसे जो हम एयर हम ब्रीद करते हैं, आपको पता है एयर में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन का है, तो उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और कुछ इसके अलावा और भी गैसेज होती हैं। फाइन। तो अभी जो हम ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करें तो उसमें हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं और उसमें से नाइट्रोजन को सेपरेट कर देते हैं ऑक्सीजन से, और इस तरह से हमारी ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। तो वैसे कैसे बनती है तो आप देख सकते हो, गैस प्लांट सबसे पहले क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लेते हैं कंप्रेसर में, फिर कंप्रेसर एयर क्या करता है, वो क्या करता है, डस्ट को प्यूरीफाई करता है और भी जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनको उस एटमॉस्फेरिक एयर से अलग कर देता है। फिर उसके बाद जो एयर प्यूरीफाई हो जाती है उसको हम कूल करते हैं -10 to -15 डिग्री सेल्सियस पे। इसके अलावा फिर जो भी गैसेज होते हैं नाइट्रोजन या उसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा जो भी गैसेज होते हैं हम उसको अलग कर देते हैं एटमॉस्फेरिक एयर से। फिर उसके अलावा जो लिक्विड ऑक्सीजन हमें मिलती है उसको हम क्रायोजेनिक वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम नाइट्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेट टैंक पे, सो दैट उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ करें, क्योंकि नाइट्रोजन के भी बहुत ज़्यादा यूज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में। फाइन। इसके अलावा जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर होता है उसको -165 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं और -165 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फाइन। मतलब कि गैसेज फॉर्म से हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन होती है और इसको मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसको हम डेवलप किया जाता है सो दैट हम ह्यूमन बॉडी उसको यूज़ कर सके। इसको एज अ प्रेस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड चाहिए ऑफकोर्स अगर आपको ऑक्सीजन यूज़ करनी है। 99.5% इसकी प्योरिटी होती है। इसके अलावा कोई और टाइप ऑफ गैसेस अलाउड नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर में, मतलब कि ये नहीं है कि आप एक सिलेंडर में ऑक्सीजन भी फिल कर दो, उधर में आप LPG भी फिल कर दो या नाइट्रोजन भी फिल कर दो, नहीं। कंटेमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए हम एक सिलेंडर में एक ही गैस भरते हैं, ये नहीं कि हम कोई और गैस भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है वो फोकस करते हैं सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, ठीक है, जैसे कंबशन, ऑक्सीडेशन, कटिंग एंड केमिकल एक्शन पे। मतलब कि सिंपल बात है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं तो उनकी जो प्योरिटी होती है वो अलग होती है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी के यूज़ के लिए अच्छी नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस ऑक्सीजन को हमें मेडिकल यूज़ के लिए उस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना पड़ता है, बिकॉज उसका जो प्योरिटी लेवल होता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है। फाइन। बिकॉज उसमें डर्ट होती है या फिर जो स्टोरेज हम सिलेंडर्स में करते हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट इज़ द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन में रिड्यूस विंटर क्रॉपिंग इंटेंसिटी बाय 20% इन इंडिया स्टडी। तो कहीं जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। अभी के एक रीसेंट पेपर आया है जिसमें इंडिया की 3 मेजर इरीगेशन टाइप्स को पढ़ा है कि विंटर क्रॉप्ड एरियाज में। मतलब सिंपल बात है, विंटर जब आती है तो उसमें कहाँ पे आप जो फसल बोते हो, डग वेल्स, ट्यूब वेल्स, कैनाल्स एंड एनालाइज्ड, और उन्होंने उनका ग्राउंड वाटर डाटा को एनालाइज करा है इस 3 रीजन्स में। फाइन। मतलब सिंपल बात है कि डग वेल्स आप किसके थ्रू अपनी क्रॉप को इरीगेट करते हो, ठीक है, ट्यूब वेल्स के थ्रू करते हो, कैनाल्स के थ्रू करते हो या डग वेल्स के थ्रू, और इन तीनों का हमने क्या किया, ग्राउंड वाटर डाटा को एनालाइज किया। तो फाइंडिंग ये कि अभी जो करंट ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है जिसकी वजह से जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 20% डिक्रीज हो सकती है नेशन वाइड, और ग्राउंड वाटर डिप्लीटेड जो रीजन्स है वहाँ पे बेसिकली जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 68% डिक्रीज हो सकती है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ
ग्रोस क्रॉप्ड एरिया टू द नेट क्रॉप एरिया। इसके अलावा जो 13% ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे जो फार्मर्स हैं विंटर्स में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो क्रिटिकली उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर डिप्लीट हो रहा है। फाइन, ये जैसे पंजाब हरियाणा हो गया। इसके अलावा अगर हम कैनाल इरीगेशन पे स्विच करते हैं तो उसका हम इतना अच्छा पोटेंशियल नहीं है, बिकॉज इससे क्या होएगा, जो 7% क्रॉपिंग इंटेंसिटी में डिक्लाइन हो सकता है। कोर्स क्या, क्यों ग्राउंड वाटर इतना डिक्लाइन हो रहा है? ऑफकोर्स ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आए और जिसमें क्या है ज़्यादा वाटर की डिमांड थी। फाइन, जैसे वीट और राइस, और हमने वो क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जहाँ पे वाटर की डेंस, मतलब कि सिंपल बात ये है, देखो जो राइस क्रॉप है वो एक्चुअल में पंजाब और हरियाणा में उगने लायक नहीं है, उसका वो क्लाइमेट नहीं है, वो वेस्ट बंगाल की तरफ उगने लायक है। लेकिन हमने फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया, वीट और राइस को उस रीजन्स में उगाया जहाँ पे वो उसका क्लाइमेट फेवरेबल नहीं था, ठीक है। लेकिन वो हमने कैसे किया, इरीगेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन विच सपोर्टेड द वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक wheat एंड राइस इन एरियाज विच वर नॉट सुटेबल फॉर सच फार्मिंग, एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा। इसके अलावा वाटर को हम अच्छे से कंजर्व नहीं करता। इंडिया ओनली 8% जो रेनफॉल से जो वाटर आता है, मतलब कि रेनफॉल से सिर्फ 8% वाटर को कैप्चर करते हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो वाटर एफिशिएंट क्रॉप है जैसे मिलेट्स हो गया, उनको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, मतलब कि जैसे कोर्स ग्रेन्स हो गया जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे होता है, जो मतलब कि उनको हम कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं, बिकॉज वो बिना वाटर के भी अच्छा मतलब कि प्रोड्यूस कर लेती है। लेकिन हम आजकल उनके यूज़ को हम बिल्कुल ही वो कर रहे हैं, बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारी फूड हैबिट चेंज हो गई एंड अदर रीजन। इसके अलावा हमारा क्या स्टेप्स ले गए सो दैट हम ग्राउंड वाटर को एफिशिएंट मैनेज कर सकें। एक तो अटल भूजल योजना था, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने ग्राउंड वाटर को मैनेज कर सकें इन, और ये कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रही है, एग्जांपल जैसे पंजाब और हरियाणा। इसके अलावा नेशनल एक्यूफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम लेके, जिसके हम क्या करेंगे, हम कुछ एक्यूफायर्स को क्या करेंगे, करेक्टराइज करेंगे। इसके अलावा हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं और प्रिसीशन फार्मिंग को प्रमोट करें, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वाटर है उसको मतलब कि कम से कम वेस्ट कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएम डेडिकेट्स स्वामित्व स्कीम टू द एंटायर नेशन ऑन द नेशनल पंचायती राज डे 2021। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारे सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या स्वामित्व स्कीम आपको पता है पिछले साल आई थी, दैट इज़ द सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसको पीएम के द्वारा लॉन्च की गई थी। कब, पिछले साल 2020 में नेशनल पंचायती राज डे पे पायलट फेज पे फ्यू स्टेट्स में, ठीक है। इसका मीन है कि हम क्या करना है, जो भी विलेजेस में जो हाउस होल्ड ओनर्स हैं रूरल आबादी एरियाज़ में, उनको हम क्या कर सकें, उसकी जो लैंड है या जो उसका उस लैंड से रिलेटेड जो राइट्स हैं उसको रिकॉर्ड कर सकें और हर एक बंदे को उसकी प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर सकें। मतलब कि अगर किसी की 2 बीघा ज़मीन है या 2 एकड़ ज़मीन है तो उस इंसान को एक तो उसका रिकॉर्ड दे सकें और उसके उस प्रॉपर्टी का उसको प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर सकें। और अभी ये जो स्कीम है वो अब एंटायर कंट्री में इम्प्लीमेंट होगी, जिसमें नियर अबाउट 6.62 लाख विलेजेस कवर होंगे और 5 साल में इनको कवर किया जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, रूरल एरियाज़ की या जो रूरल पॉपुलेशन है उनको सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करना और सो दैट उनको हम सेल्फ रिलायंट बना सकें। इसके अलावा हम क्या कर सकें, जो प्रॉपर्टी है उसको जो विलेजर्स हैं वो अपना फाइनेंशियल एसेट क्या कर सकें, एज ए यूज़ कर सकें, सो दैट वो लोन्स ले सकें, क्योंकि आपको पता है अगर कभी लोन लेना पड़ता है तो आपको वो रखना पड़ता है सिक्योरिटी, तो वो क्या कर सके उस जैसा प्रॉपर्टी यूज़ करें और उसके और फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले सकें। फाइन, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नेशनल पंचायती राज डे हर साल बनाया जाता है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, सो दैट हम क्या कर सकें, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब एनफोर्समेंट में आया था उसको सेलिब्रेट कर सकें, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट में हम लोकल बॉडीज़ को लेके आए थे, जिसमें हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एज अ 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया था। इस ओकेजन पे मिनिस्ट्री क्या करती है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत हैं, जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको अवार्ड करती है फॉलोइंग कैटेगरीज में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, मतलब कि जो भी पंचायत सबसे अच्छा परफॉर्म करे उनको अवार्ड करती है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, तो इन कैटेगरीज में करती है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, ई पंचायत पुरस्कार, ये हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरीज को दिया जाता है। फाइन, अब आप देख सकते हो नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्लेशियर ब्रेक रिपोर्टेड इन द उत्तराखंड नीति वैली। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर होगी। अभी के ग्लेशियर टूटा है कहाँ पे, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नियर इंडिया चाइना बॉर्डर सुमना एरिया में नीति वैली के। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एक तरह का मतलब कि आउटबर्स्ट फ्लड होता है जब क्या होता है, ग्लेशियर या जो मोरेन्स होते हैं, मतलब कि जैसे कुछ ग्लेशियर ऐसे होते हैं जो लाइक मिट्टी में दबे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही वो मिट्टी निकलती है तो वो वाटर सारा सा फिसल जाता है, ठीक है। ग्लेशियर पथ का मतलब क्या होता है कि एकदम से जो वाटर जो मेल्ट होता है वो एकदम से रिलीज हो जाता है, आइदर फ्रॉम मोरेन या फिर जो आइस डैम ग्लेशियर लेक होता है ड्यू टू अ डैम फेलियर, ठीक है। इसका मेन फीचर्स क्या होता है, सडन अगर आप एकदम से वाटर रिलीज कर दो, एकदम से कुछ रैपिड इवेंट्स आ जाएं जो कुछ आवर्स से डेज तक हो सकते हैं,
फाइन। इसके अलावा लार्ज एकदम से रिवर का डिस्चार्ज होता है, वाटर ज़्यादा डिस्चार्ज होता है। फाइन। रीजंस के ग्लेशियर बर्स्ट के या तो सिस्मिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, या फिर कुछ वाटर प्रेशर एकदम से ज़्यादा हो जाता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई टेम्परेचर हो गया, फिर उसके बाद कुछ स्नोफॉल हो गई, ठीक है, या फिर हैवी रेनफॉल हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस हो गया किसी ग्लेशियर लेक से, ठीक है। क्या स्टेप्स लिए गए हैं सो दैट हम ग्लेशियर बर्स्ट के रिस्क को रिड्यूस कर सकें? हम क्या करते हैं, जो पोटेंशियली डेंजरस लेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते रहते हैं, मैप करते रहते हैं। इसके अलावा हम सिंथेटिक अपर्चर रडार एक टेक्निक है उसको यूज़ करें सो दैट हम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें कि अगर वाटर बॉडीज़ में कहाँ चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा हम लेक को मैनेज करते हैं सो दैट हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकें अगर कहीं वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को और हमने अच्छा बना रहे हैं। फाइन। इसके अलावा हम देखते हैं अपनी शॉर्ट न्यूज़। विवाद से विश्वास स्कीम, ये हम हर साल पढ़ते हैं। सेंटर ने अभी क्या किया, देखो विवाद से विश्वास स्कीम हम पहले पढ़ लेते हैं, लास्ट से लॉन्च हुई थी, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी आपके टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको आप सेटल डाउन करते हो। इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस जो भी रिलेटेड आपका डिस्प्यूट हो उसको आप क्या करते हो, मतलब कि क्या करते हो, उनको सेटल डाउन करते हो। फाइन। ऑन पेमेंट ऑफ 100% ऑफ डिस्प्यूट टैक्स एंड 25% ऑफ द डिस्प्यूट पेनल्टी और इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा कई जो टैक्स पेयर है उनको एक इम्यूनिटी ग्रांट करता है फ्रॉम द लिवाइव इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन और फॉर एनी ऑफेंस अंडर द IT एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कवर्ड इन डिक्लेरेशन। फाइन। अभी क्या सेंटर ने क्या किया है, अगर किसी को भी विवाद से विश्वास स्कीम के अंडर कुछ अमाउंट पे करना था तो उस अगर एडिशनल अमाउंट जो पे करना था उसकी जो डेडलाइन बढ़ा के 30 जून 2021 कर दी। नेक्स्ट है एशियान इनिशिएटिव ऑन म्यांमार। अभी क्या इंडिया ने एशियान का जो इनिशिएटिव है कि वो म्यांमार में वायलेंस को एंड करेगा उसको सपोर्ट किया, वेलकम किया, और उन्होंने क्या किया, जो अपना मिलिट्री है उसको डिसमिस कर दिया। मतलब कि आपको पता है म्यांमार में क्या हुआ था, एकदम से गवर्नमेंट वहाँ की फेल हो गई थी और मिलिट्री ने ओवर रूल कर लिया था। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया हैज़ वेलकम द एशियान लेड इनिशिएटिव कि हम क्या करेंगे, म्यांमार में जो वायलेंस चल रही है उसको एंड करेंगे। क्यों? जब से जो मिलिट्री ने क्या किया था, वहाँ की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था, हेडेड बाय ऑंग सान सू क्यू इन द फरवरी 2021। एशियान ने 5 पॉइंट्स पे एग्री किए। सबसे पहले वायलेंस को एंड करेंगे, सभी पार्टीज एक डायलॉग पे सीमित होंगी, कंस्ट्रक्टिव वर्क डायलॉग पे, एक स्पेशल एशियन एनवॉय की सो दैट डायलॉग को फैसिलिटेट करेगी, एक्सेप्टेंस ऑफ एड, और देखेगी अ विजिट बाय द एनवॉय टू म्यांमार विद म्यांमार्स मिलिट्री लीडर। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। अभी क्या है, ट्रैकोमा एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, लीडिंग इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड में, मतलब कि सिंपल बात है कि इसमें क्या होता है, बंदा ब्लाइंड हो जाता है, इस तरह के इन्फेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ है। फाइन। तो अभी क्या, गाम्बिया सेकेंड अफ्रीकन स्टेट ऐसी बनी है जिसने इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया आफ्टर गना। ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में होती है तभी इसको ट्रॉपिकल डिजीज़ बोल रहे हैं। ये कैसे कोज होती है, बाय द रिपीटेड इन्फेक्शन ऑफ, अगर आपकी आंख में बार बार इन्फेक्शन होता रहे विद द बैक्टीरियम क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस, ये कॉन्टैक्ट से, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट विद द आईज, आईलिड्स एंड द नोज और थ्रोट सेक्शंस ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल। WHO ने टारगेट रखा है कि हमें इस डिजीज़ को ग्लोबली एलिमिनेट करना है 2030 तक, और इंडिया ने इस डिजीज़ को 2017 में एलिमिनेट कर चुके हैं। फाइन। तो गाइज आपको पता होना चाहिए ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ट्रॉपिकल डिजीज़ है, और कहाँ पे होता है इसका इफेक्ट, आइज़ में होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। नेक्स्ट है नासा का मार्स परसीवरेंस रोवर एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन। अभी क्या है, जो नासा का परसीवरेंस रोवर गया था मार्स में, उसने देखा है कि उसने क्या किया है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी है 98% प्योरिटी की कार्बन डाइऑक्साइड से। फाइन। ये पहला एक्सपेरिमेंटल था जहाँ पे हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्स मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन में से उसको ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करी है। फाइन। अभी हमने क्या किया, ऑक्सीजन को जनरेट किया है इन रोवर, जिसको हमें बोला है वहाँ पे जो ऑक्सीजन जनरेट करे वो किस रोवर में किया, ये एक्सपेरिमेंट कहाँ पे परफॉर्म किया गया, उसको हमने बोला मोक्सी मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। फाइन। जो मार्को एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, नियर अबाउट 96% कंसनट्रेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है इससे हम 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हर एक घंटा बना सकते हैं। नेक्स्ट है डीप टाइम प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, बाय द ह्यूमन अडेप्टेशन इंस्टीट्यूट, जो कि एक थिंक टैंक है जो टेस्ट करते हैं कि किस तरह से लोग रिस्पोंड करते हैं अगर वो टाइम और स्पेस की सेंस को खो दें। फाइन। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया है, हमने क्या किया, जो कुछ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स चूज़ किए हैं जो साउथ वेस्ट फ्रांस की केव्स में रह रहे हैं, और जिनमें कोई, मतलब कि सिंपल बात ही है, सपोज करो आप किसी जंगल में रहो जहाँ आपको ना पता चले कि कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा ईयर चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, ना आपको ये पता चले कि भी कहाँ पे आप स्पेस किस कंट्री में रह रहे हो, आपको कुछ ना पता चले, ठीक है। मतलब कि ये टेस्ट किया कि लोग
कैसे अपने सेंस भूल जाते हैं, मतलब आदि मानव की तरह अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो। तो ये टेस्ट कहाँ पे किया गया है, जो साउथ वेस्ट फ्रांस में कुछ लोग रह रहे हैं, जहाँ ना लोगों के पास अपने फ़ोन है, ना उनके पास घड़ी है, और ना ही उनको सनलाइट है, ठीक है। तो ये वहाँ पे टेस्ट किया गया है। इसके अंदर देखा है ड्यूरिंग देयर आइसोलेशन ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया गया, कुछ उनको टास्क दिए गए विदाउट बीइंग एबल टू यूज़ अ मेजर ऑफ टाइम टू क्रिएट डेडलाइन। फाइन। नेक्स्ट एक्सरसाइज वरुणा 2021, ये एक एनुअल जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में। 3 दिन की एक्सरसाइज बिगिन हुई है कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे 24 एंड 25 अप्रैल के जो डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।